ये तेरे मैं अभी तारीखी घंटाघर लाल चौक पे हूँ और कल असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। और असेंबली सेशन में जिस तरह से पिछले असेंबली सेशन में हमने आपको दिखाया कि महराज मलिक की आवाज़, लेकिन इस बार महराज मलिक असेंबली में नहीं रहेंगे और राज्यसभा के इलेक्शन 24 तारीख को होंगे। लेकिन कल असेंबली और परसों राज्यसभा के इलेक्शन है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को जो 4 सीट मिल रही है वो जितना बड़ा मुश्किल है। और इस सब पे बातचीत करेंगे। महराज मलिक का असेंबली में नहीं होना, राज्यसभा में क्या इनसी को 4 सीटें मिलेंगी या फिर भाजपा 1 सीट जीत पाएगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ इकबाल नायक हैं जो टाइम्स नाउ के साथ भी काम करते हैं और बहुत लंबा चौड़ा इनका एक्सपीरियंस है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लाल चौक में हैं। पहले तो अब ये बताइए कि अभी टाइम जो है इतना लेट है, लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे के टाइम पे लाल चौक पे ऐसी रौनक होना किस तरह देखते हैं आप? देखिए, यही तो एक पॉजिटिविटी चीज़ है जो बीजेपी क्लेम कर रही है। और जाहिर से तौर से बात है कि आप भी खुद यहाँ 6-7 साल पढ़े हैं, मैं भी 15-20 साल से आ रहा हूँ। तो ये इलाका वो इलाका है जो एक फोर्टिफिकेटेड होता था। यहाँ पर आपको आर्मी के बंकर, पुलिस के बंकर, कंसंट्रेशन वायर्स जो है वो आपको दिखाई देते थे। और आज अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्लावर्स लगे हैं, ब्यूटिफिकेशंस हो रही है, न कोई रोक टोक है, न कोई आपको चेक कर रहा है, न कोई आपको देख रहा है। ये एक सेंस ऑफ पॉजिटिव साइन है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और बीजेपी जो है इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में किसी चीज़ का क्लेम कर रही है आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद और 35A के रिवोकेशन के बाद, वो यही है। यानी कि जो नॉर्मल सी वो है। आज स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आज यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेररिज्म जो है वो एक बड़ा इशू रहा है जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। लेकिन इस बार अगर हम होम मिनिस्ट्री के डाटा को देखें, जम्मू कश्मीर से एक भी जो है वो लोकल नौजवान जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं किया है। तो जाहिर से तौर से बात है कि इसी चीज़ की जो बीजेपी है वो फ़ायदा ले रही है। लेकिन कल असेंबली का सेशन है और असेंबली सेशन में महराज मलिक की आवाज़ थी। सिर्फ उनके वोटर सपोर्टर, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको लाइक नहीं करते थे, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनको सुनना चाहते थे क्योंकि वो लोगों का, बेरोज़गारों का, युवाओं का मुद्दा उठाते थे। और जिस तरह से सरकार ने उनको परमिट नहीं किया, अलाउ नहीं किया असेंबली आने के लिए, वो किस तरह देखते हैं आप? और सिटिंग एक MLA पे PSA लगना, उस पर बातचीत। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, महराज मलिक का केस अब जो है वो 27 तारीख को हो रहा है। अगर हम बात करें जो कल से असेंबली सेशन यहाँ पर शुरू हो रहा है, उसकी सबसे कल की बात जो मैं बता दूंगा, कल ओबिचुअरी रेफरेंस है। यानी कि जो लोग मरे हैं उनको जो है वो कल श्रद्धांजलि पेश की जाएगी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, जिसमें MPs है, MLAs है या कोई फार्मर मिनिस्टर्स है, फार्मर स्पीकर्स हैं, जो है उनको जो है वो कल श्रद्धांजलि जो है वो पेश की जाएगी। और साथ में मैं बताऊँगा क्योंकि जो बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या रूलिंग पार्टीज़ है, जो हमने पिछले दिनों देखा क्लोड ब्रस्ट है, जिस तरह से एक चौथौती का हादसा हुआ है, जाहिर से तौर से बात है कि उनका भी इसमें जिक्र होगा। यहाँ पर जो डिज़ास्टर हुआ है फ्लड की वजह से, क्लोड ब्रस्ट की वजह से हमारे सैकड़ों सड़कें जो है वो तबाह हो चुकी है, वो एक अहम मुद्दा जो है वो होगा असेंबली में। जो ये असेंबली सेशन है, ये 3 चीज़ें जो है वो साथ में लेके चलेगा। एक तो अगर हम बात करेंगे जो असेंबली सेशन है उसकी, दूसरा राज्यसभा इलेक्शन जो है वो 24 तारीख को हो रहे हैं, जिसमें 4 सीटें हैं 3 नोटिफिकेशन पे, और बडगाम और नगरोटा का जो इलेक्शन है, ये 3 चीज़ें जो है वो इस असेंबली सेशन और अगले कुछ दिनों में जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। मैं बता दूं, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। इश्यूज़ अगर हम बात करेंगे तो इश्यूज़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, डेली वेजेस के हैं, जो रिसेंटली फ्लड आया उसके हैं, जो यहाँ पर सेब का जो है वो नुकसान हुआ, लोगों को जो ज़मीनें, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो फ्लड में ख़त्म हो गए, फ्लड में ख़त्म हो गए, और जो क्लोड ब्रस्ट वगैरह हुए। अगर हम बात करें किश्तवाड़ के मरगी की बात करें, पूरा गाँव जो है वो खत्म हो गया, जहां 350-400 फैमिली जो है वो बेघर हो गई। लेकिन बात यह है कि लोग कह रहे थे कि महराज मलिक को, सरकार को चाहिए था कि अलाउ करें उसको, स्टेट को, कि असेंबली में आने के लिए। जिस तरह से UAPA केस में हमने देखा कि अंजन रशीद को बेल मिली UAPA केस में, और बेल में ये लिखा था कि वो अपने भाई के कैंपेन के लिए बाहर आ रहा, मतलब उनको बेल मिल रही है। एक UAPA केस में ये एक PSA है, मतलब साधारण से इसमें दफाएं लगी हैं उनको, तो इतना बड़ा केस नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। अब 27 तारीख को ये कोर्ट में केस है और आप बोल रहे हैं सरकार को उनको अलो करना चाहिए। किस वाली सरकार को? मतलब उमर अब्दुल्ला की सरकार को या LG की सरकार? LG तो वही है ना, पावर जो है वो। अगर हम देखें जो कोर्ट में केस चल रहा है इस वक्त, सरकार की तरफ से कौन लड़ रहा है?
सरकार की तरफ से सुनील शेट्टी जी लड़ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी कौन है? मैं वो एक वरिष्ठ वकील है और वो बीजेपी के एक लीडर है। नहीं मैं वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो वो बात बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है उसको जेल में रखने के लिए, तभी सुनील शेट्टी जी की जो है वो सर्विसेज ली गई, जो मोनिका कोहली जी है वो उनको असिस्ट कर रही है। तो जाहिर से तौर से बात है कि मेराज मलिक का जो मसला है वो अब 27 तारीख को कोर्ट में है। अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्योंकि ये शॉर्ट असेंबली सेशन है, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 27 को अगर तारीख होगी नहीं वो उसमें छुट्टियां आएंगी, यानी कि अगर कल जो है वो असेंबली में ओबिचुरीज होंगी, 24 को फिर हाफ डे है क्योंकि उस दिन राज्यसभा का इलेक्शन है, फिर 25, 26 जो है वो छुट्टी है, 27 को जो है वो फिर वर्किंग डे है, उस दिन जो है वो फिर मेराज मलिक के केस की कोर्ट में हियरिंग है, और 31 को जो है ये सेशन ऑफ हो रहा है और 31 को ही जो है वो दरबार मुंह हो रहा है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये असेंबली सेशन जो है वो शॉर्ट सेशन है। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि 27 तारीख से पहले ही वो पीएसए को रिवोक कर सकती है। ये नहीं है कि मतलब यूएपीए की अगर आप एफआईआर लगाते हैं किसी के ऊपर, जिस तरह से इंजीनियर रशीद की है, उसको जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको रिवोक करे, वो कोर्ट में ही फिर डिस्पोज ऑफ होता है। जबकि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके पास जो इनका वो एडवाइजरी बोर्ड है वो कल ही इसको रिवोक कर सकता है, यानी कि जो होम सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, सेक्रेटरी लॉ है, authority to revoke this. But the question is about the राज्यसभा इलेक्शंस। जिस तरह राज्यसभा के इलेक्शंस में अब ये लोग कह रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, आपने भी एक एनालिसिस दिया, कहा कि हो सकता है कि एनसी चारों की चारों सीटें जीतें, जबकि एक भाजपा खाते में जा रही थी, लेकिन कुछ वोटों की उनको ज़रूरत है और वो वोटों के लिए मैंने सुना कि बैक कर रहे हैं। आपने भी जिस तरह कहा कि बिल्कुल दे आर बेगिंग फॉर वोट्स, तो और कुछ बार्गेनिंग हो रही है, मतलब के बातचीत चल रही है। सुनील शर्मा जो एलओपी है, ही इज टेकिंग द लीड। वो इस वक्त जो है वो तमाम जिनसे उनको उम्मीद है कि वोट देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शायद ऐसा भी हो सके कि एक नोटिफिकेशन पर एक एमएलए एक को वोट दे, दूसरी पे दूसरे को दे, तीसरी पे तीसरे को दे, मतलब एक जो एमएलए है उसको 3 जगह वोट डालने हैं, यानी कि एक उसको 3 वोट डालने हैं, यानी कि चौथी वो जो सीट है वहाँ पर हो सके बीजेपी को भी कोई डाले पहली, और दूसरी पे एनसी को डाले। वो एक अलग मुद्दा लगता है कि बीजेपी ये सीट जीत पाएगी। जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया, ये अफवाहें चल रही थी कि पहले डॉक्टर निर्मल सिंह, उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेसिडेंट रह चुके जिन्होंने भाजपा को इतना एस्टेब्लिश किया, जम्मू मतलब खासकर कश्मीर में रविंद्र रैना की बात करें, उनका नाम आ रहा था, लेकिन अब सच शर्मा को सीट मिली। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो एमएलए मतलब चाहते थे कि हम भाजपा के जो 2 कैंडिडेट उनको वोट देंगे, लेकिन वो अब वोट करेंगे? देखिए, मैं आपको दो वोट चाहिए बीजेपी को। पहले उनको शक था कि एक चाहिए, एक पे जो है वो टाई होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं वोटिंग प्रोसेस का बताऊं, राज्यसभा का वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है और वो काफ़ी डेलिकेटेड वो है। तो इसमें जो है वो फिर अगर एक वोट बीजेपी को मिलेगा तो वो 29 होगी, फिर टाई होता है। जब टाई होगा तो फिर स्पीकर वोट डालेगा। जाहिर से तौर से बात है, स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो वो फिर वहाँ चौथी सीट भी जो है वो निकाल के लेंगे। मैं बता दूं कि जो रविंद्र रैना की आप बात कर रहे हैं, जब मेरी बीजेपी के कुछ जो इंसाइडर से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी 5 लोगों को नॉमिनेट कर रही है जो एमएलए के लिए, वो हालांकि कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो उसमें जो है वो रविंद्र रैना का जो है वो नाम है। उनको जो है वो स्टेट में उनकी ज़रूरत है, इसलिए उनको जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली में जो 5 मेंबर है पीओजे का जो खाता है उसमें उनको जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं। वो एक अलग इशू है। इशू इस वक्त यही है कि बीजेपी को वोट कौन देगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो सियासी ट्रेंड्स होते हैं, अगर आप बीजेपी को वोट भी ना दो तो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अब आप पूछोगे कैसे जीतेगी। अगर कोई जो शख्स है वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, वो बाहर जो है वोट को, बैलेट को टिक करेगा और वो बैलेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहाँ जिस तरह से सजाद लोन ने जो है वो बोला कि वो एब्सटेन करेंगे, तो अगर कोई एमएलए वोट भी नहीं देना चाहता है लेकिन वो वहाँ से बीजेपी को सपोर्ट करेगा मिलकर उनके साथ, तो वो सिर्फ अपने वोट को जो है वो रिजेक्ट कराएगा। यानी कि उसमें एक निशान होता है, उस निशान पर जो है वो वोट देना होता है। जिस तरह से हम अपने मोबाइल पे नहीं नोटा नहीं होता है, उसमें एक स्क्वायर होता है, उसमें टिक करना होता है। अगर उससे बाहर टिक किया वो वोट रिजेक्ट होता है। तो जाहिर से नहीं देना चाहते हो वो नहीं एब्सटेन इज समथिंग डिफरेंट। जिस तरह से सजाद लोन ने वो एब्सटेन किया और उनको बीजेपी का टैग लग गया।
मेन मसला है कोई नहीं चाहता है कि वो पब्लिकली शो हो जाए कि इसने बीजेपी को वोट दिया। सिर्फ उसको बीजेपी के लिए इतना ही काम करना है, उसको अपना वोट जो है वो सुकेर से बाहर टिक करके वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर से तौर से बात है, जब वोट रिजेक्ट हो जाएगा वो तो फायदा इनडायरेक्टली बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, इस वक्त किसी पे भी जो है वो भरोसा नहीं है। हालांकि जिस तरह से अगर हमने देखा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने चंद दिनों पहले बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिकने के लिए तैयार है, हम कोई खरीदने नहीं चाहते हैं क्योंकि हम खरीदार नहीं है। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है इस वक्त बीजेपी के लिए एक चैलेंज बन गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से उमर साहब ने कहा था कि भाजपा दो ही चीज़ों से जीत सकती है, या तो हैरेस करके, या तो दबाव प्रेशराइज करके, या तो फिर उनको हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्या हॉर्स ट्रेडिंग पॉसिबल है? जिस तरह के एनसी के एमएलएज हैं उनको तो विप होता है, उनको दिखाना पड़ेगा अपना वोट। इंडिपेंडेंट ही जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट है उनका पॉसिबल है। देखिए इंडिपेंडेंट को एनसी का बंदा अगर वोट करेगा तो उसको विप वो दिखाना पड़ेगा, वो रिजेक्ट हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एक बड़ी ट्रिक है। अब बीजेपी इस मैच को किस तरह से खेलती है, ये एक शतरंज है, किस तरह से खेलती है वो अलग देखने की बात है। तो दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि जाहिर से तौर से बात है कि एनसी के अंदर भी जो है वो रिफ्ट है। अगर अहुल्ला का आपने एक मसला देखा कि एक ओपन चैलेंज उसने किया, अगर अहुल्ला के लिए भी अब बडगाम की सीट जो है वो लिटमस टेस्ट पेपर जो है वो बन गया। अगर वो जीतते हैं तो तब भी बोलेंगे, अगर बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो बोलेंगे कि आगर अहुल्ला का कोई इम्पैक्ट नहीं था, हमारा ये अपना वोट है, यानी कि आगर अहुल्ला अब पीछे आ गए। अगर हारते हैं तो बोलेंगे कि आगर अहुल्ला ने हराया। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस वक्त आगर अहुल्ला के लिए भी एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। तो राज्यसभा का इलेक्शन देखिए, कांग्रेस के लोग हैं, उनको कांग्रेस वाले जो है उसको दिखाना है। जब वोट डालेगा कांग्रेस का, उसको अपने एजेंट को दिखाना है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट को थोड़ा दिखाना है कि मैंने किसको वोट डाला। हो सके उस लॉबी में भी कोई रिजेक्ट अपना वोट करे। इसी तरह से पीडीपी को है, पीडीपी को जो है मजबूरी थोड़ा है वो एनसी के एजेंट को दिखाए कि हमने आपको वोट दिया है। दिखाएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन अगर नहीं दिखाएंगे उनको अपने एजेंट को दिखाना है। इस पर बातचीत करेंगे। इस पर भी एलिगेशन लगते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली के साथ सेटिंग करके चल रही है, वो हम बाद में बात करें। लेकिन बात यह है कि सजाद लोन का वोट एब्सटेन करना कितने फायदेमंद है बीजेपी? देखिए जहाँ पहले बीजेपी को एक वोट जरूरत थी, वहाँ अब 2 आज भी है। पहले इनका फायदा है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, नंबर जो है वो काम होगा। इस वक्त 88 नंबर है, 88 में एक एब्सटेन होगा, 87 रहेंगे। 87 में स्पीकर वोट नहीं डालेगा तो 86 रहे। इसका मतलब ये होगा सजाद लोन इनडायरेक्टली बीजेपी को। देखिए बिल्कुल, जो भी अगर एब्सटेन करेगा, सजाद लोन के बाद सिर्फ एक वोट को रिजेक्ट करना है। बीजेपी को फिर एक ही वोट चाहिए ना। अगर एक वोट रिजेक्ट होता या अगर 2 वोट रिजेक्ट हो गए और बीजेपी के अपने 28 के 28 वोट पड़े, 2 वोट रिजेक्ट हो गए, किसी ने जो है वो रिजेक्ट कराया जानबूझकर, तो जाहिर से तौर से बात है उसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा। अब ये देखना होगा कि अगर बीजेपी जीतती है तो वोट उसको कौन देगा, क्योंकि सबकी नजरें हैं। क्योंकि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इस वक्त यही कहना है कि जो भी देगा वो इस वक्त जो है वो दुश्मन है। अब दुश्मन की बात यह है कि देखिए मैं बताऊंगा, इंडिपेंडेंट में सतीश शर्मा नहीं देंगे, वो मिनिस्टर है। इंडिपेंडेंट में फिर कौन कौन है? रमेश्वर सिंह साहब है, प्यारेलाल जी है, शबीर अहमद कुल्ले है, शेख खुर्शीद है, सजाद लोन जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब है। ये जो है वो मजबूर नहीं है किसी को वोट दिखाने के लिए। ये जो है वो ऑन इट्स ओन जो है वो वोट दे सकते हैं, इनको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, इन पर जो है वो नज़र है। नज़र अगर बीजेपी की किसी पर है वो खुर्शीद अहमद शेख पे है। बीजेपी की नज़र अगर किसी को है वो महराज मलिक पर है, क्योंकि महराज मलिक जो है इस वक्त जेल में है और अल्टीमेटली वो लगता है कि जेल में इस तरह की सेटिंग हो सकती है, नेगोशिएशन क्यों नहीं हो वोट के बदले। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर पर जब बड़े बड़े जेलों में रेड पड़ती, वहाँ से मोबाइल निकले हैं ना। आप हमने कई बार खबरें की हैं। इधर पर हम बात करेंगे जम्मू के कोट बलवाल जेल में, अम्फला जेल में, इधर पर बारामूला के जेल में तो अंदर से क्लेशेस भी हुए थे कैदियों के, वहाँ तो फ़ोन भी निकले थे। क्यों नहीं हो सकती सेटिंग? आज कहीं भी हो सकती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, ये चीज़ें जो है वो 24 तारीख को 5 बजे जिस वक्त काउंटिंग शुरू होनी है उस वक्त पता चलेगा। क्योंकि जो वोटिंग है, क्योंकि सजाद लोन एब्सटेन करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरे 9 से 4 बजे तक वोटिंग होगी। हालांकि अगर उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी 90 वोट डालने होंगे, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम है आज तो 88 ही है, अगर वो 88 12 बजे तक ही वोट पड़ते तो वो संदूकड़ी 12 बजे बंद होती। लेकिन परसों जो है वो संदूकड़ी पूरे 4 बजे तक खुली रहेगी जब तक कि एंड ना होगा। क्योंकि सजाद लोन हो सके 3:59 पे उनको माइंड बना आए तो वोट डाल दिया।
तो ये चीज़ें जो है वो देखनी है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त बीजेपी के लिए पेज बना हुआ है कि वो बिल्कुल वो अपने आप को पेन जेड के पार्टी किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि अगर हमने देखा बडगाम सीट जो है वो 1977 से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती आ रही है। हालांकि वहां पर शिया वोट और सुन्नी वोट की बात की जा रही है, 70% के करीब वहाँ सुन्नी वोट है, लेकिन डोमिनेंट शिया लीडरशिप की है। तो आप देखिए, लेकिन अब जिस तरह से राज्यसभा की सीट कांग्रेस को नहीं मिली और उसके बाद जो नगरोटा में है वो कह रहे थे कि अलायंस हर्षदेव को छोड़ती है वो सीट, तो वहाँ से बहुत खतरनाक टक्कर हो सकती है बीजेपी और हर्षदेव की। और इस तरह एक बताया जा रहा है कि अब जो नई दिल्ली में सेटिंग बैकएंड से बीजेपी और एनसी कर रही है, क्या आपको लगता है कि इनकी जो नई दिल्ली में बात एक ही बात है? आप बात इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे बडगाम सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को केकवाक है, जो मुंतजिर है उनके जो पीडीपी के कैंडिडेट है। और जो पिछले साल जो अगर हम इलेक्शन ट्रेंड्स को देखें, जो 6-7 हज़ार वोट बाकी दो कैंडिडेटों को मिला था, एक अगर वो ऐड होता है, जो 14-15 हज़ार वोट लिए थे उसने, जो पीडीपी के कैंडिडेट थे, क्योंकि वही इस बार भी है, अगर पीडीपी उस वोट को होल्ड अप करने में कामयाब हुई है तो ऊपर से दूसरा वोट मिलेगा। और आगा रहुल्ला की एंटी इनकम्बेंसी का वोट पीडीपी की तरफ अगर शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो आगा महमूद साहब है वो आगा रहुल्ला साहब के अंकल है, ये जो है इस वक्त एक रिफ्ट है, क्योंकि एक एमपी जो है वो ओपनली बोल रहा है उसका नाम यूज ना किया जाए वरना वो उनको कोर्ट में लिया जाएगा, उसकी फोटोग्राफ यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो आगा रहुल्ला के सपोर्टर्स हैं, जाहिर से तौर से बात है वो उनके लिए ये भी मैसेज है कि आप इनको वोट ना दो। सवाल ये कि जिस तरह जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया, मैंडेट दिया फुली कश्मीर से, और वो पार्टी पे एलिगेशन लग रही है कि वो नई दिल्ली में भाजपा के साथ काम कर रही है, उनकी नीतियों पे, उनकी पॉलिसीज पे, और जिस तरह से कांग्रेस को सीट नहीं देना। सुनील शर्मा तो खुलकर बोल रहे हैं ना, नहीं, सुनील शर्मा ने तो खुलकर बोला ना कि ये हमारे दरवाजे पे आते हैं, बात करना चाहते हैं हमारे साथ, जो है वो ये अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और जब ये वहाँ गए उनको बोला कि आप स्टेट लीडरशिप से आओ, डायरेक्टली हमारे साथ नहीं आओ, जब तक स्टेट लीडरशिप आपके साथ जो है वो ताउन नहीं करेंगी आप उनके पास जाओ। इसका मतलब डायरेक्टली है कि आप सत शर्मा जो यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनसे अप्रोच करो, और सुनील शर्मा जो एलओपी है उनसे अप्रोच करो, जो नेशनल डायरेक्टली हमारे पास नहीं आओ। अगर आपको आना है, आपका जो रास्ता है वो वहाँ से है, यानी कि अगर हमें जम्मू जाना है, यू हैव टू फॉलो द हायरार्की, आपने नीचे से ऊपर की तरफ आना है। वो बोल रहे हैं उनको सेंटर में, जो चाहे वो आप अमित शाह से मिलने गए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए, चाहे आप नितिन गडकरी जी से मिलने गए, चाहे आप राजनाथ सिंह जी से मिलने गए, चाहे आप किसी से भी, आप देखिए पिछले दिनों फोटोग्राफ्स तो ऑन एयर है, मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तो खुद वो फोटोग्राफ्स जो है वो शेयर किए। उन्होंने बोला है कि आप यहाँ नहीं आइए, अगर हमारा कुछ होना है, कोई जो है अलायंस होना है या हमें कोई मदद करनी है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, स्टेटहुड तभी रिस्टोर होगा जब यहाँ की जो नेशनल ये जो बीजेपी की लीडरशिप है वो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को बोलेगी अब वक्त आया है स्टेटहुड दे दो। यानी कि मैं इशारा सुनील शर्मा की तरफ दे रहा हूँ, यानी कि जिस दिन सुनील शर्मा और बीजेपी के यहाँ की लीडरशिप सामने आएगी कैमरे पे और बोलेगी हम प्रधानमंत्री जी से मिले, हम यूनियन होम मिनिस्टर से मिले, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर अब हालात जो है वो ठीक है, आप स्टेटहुड दे दो, विद इन 2-3 डेज जो है वो स्टेटहुड मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ से आसिफ इकबाल ने आए बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली सेशन शुरू हो रहा है और महराज मलिक का वहाँ पे नहीं होना, और राज्यसभा में 4 सीटों पे इलेक्शन है और भाजपा को बड़ा मुश्किल है कि राज्यसभा की 1 सीट मिल पाए। उस सब पे बातचीत की, किस तरह से वोटिंग होगी, क्या वोटिंग सिस्टम रहेगा, उस सब पे बातचीत की उन्होंने। आपका क्या सोच विचार है, क्या ख्याल है, क्या आपके कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।